तो चलिए आज हम समझते हैं दिल्ली सल्तनत के उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट को, वो खाका जिसने सदियों तक एक बहुत बड़े साम्राज्य को संभाले रखा। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा राज्य जीत लिया गया है, चारों तरफ जश्न का माहौल है, झंडे लहरा रहे हैं, पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है ना? इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल कैसे रखा जाए, अपनी इतनी बड़ी फौज को सैलरी कहाँ से दी जाए, और सबसे जरूरी अपने राज को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। ये वो बड़े बुनियादी से सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली के सुल्तानों को ढूंढना ही था, और ये कोई आसान पहेली नहीं थी। तो उनका जवाब था एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर चलिए इसी ब्लूप्रिंट को, इसी खाके को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये था क्या और काम कैसे करता था। तो इस पूरे सिस्टम के सेंटर में कौन था? जाहिर है सुल्तान। पर सवाल यह है कि उसकी ताकत असल में थी कितनी? कहने को तो सुल्तान ही सब कुछ था। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, कोर्ट कचहरी, सबका हेड वही था। सारे बड़े ऑफिसर्स को वही अपॉइंट करता था, शाही फरमान उसी के नाम से निकलते थे। लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। हकीकत में उसे हमेशा अपने पावरफुल नोबल्स यानी अमीरों का, अपनी सेना की वफादारी का, और सबसे बड़ी बात खजाने में पैसा आ रहा है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता था। मतलब ये पूरा मामला एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा था। अब जाहिर है सुल्तान अकेला तो पूरा साम्राज्य चला नहीं सकता था, तो उसकी मदद के लिए, या कहिए कि उसके शासन को संभालने के लिए 4 मेन डिपार्टमेंट्स थे। इन्हें हम सत्ता के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स कौन कौन से थे? पहला, दीवाने विजारत। ये समझ लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। पूरा हिसाब किताब, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब यही देखता था। दूसरा, दीवाने अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट। सैनिकों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, हथियार, सब इसके जिम्मे। तीसरा था दीवाने इंशा यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। सुल्तान के फरमान, ऑफिशियल लेटर्स सब यहीं से कंट्रोल होते थे। और चौथा, दीवाने रसालत, जो धार्मिक और कानूनी मामले देखता था। तो ये चारों मिलकर ही सल्तनत की पूरी मशीनरी को चलाते थे। अच्छा, ये मशीनरी तो ठीक है, पर इसे चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए यानी पैसा, वो कहाँ से आता था? यहीं पर सल्तनत का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन सामने आता है, इक्ता सिस्टम। अब ये इक्ता सिस्टम था क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये सैलरी देने का एक तरीका था, पर कैश में नहीं। सुल्तान अपने किसी ऑफिसर को एक इलाका यानी इक्ता दे देता था और कहता था कि इस इलाके से जो भी रेवेन्यू यानी टैक्स आएगा उसे इकट्ठा करो, उसमें से अपनी सैलरी और अपने खर्चे निकाल लो, और जो भी पैसा बचे वो सेंट्रल खजाने में जमा करा दो। सिंपल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो इक्ता था, ये यूरोप के फ्यूडल सिस्टम जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब वो जमीन उस ऑफिसर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन जाती थी। ये बस एक अस्थायी असाइनमेंट था। सुल्तान जब चाहे उस ऑफिसर का ट्रांसफर कर सकता था या उससे वो इक्ता वापस ले सकता था, और यही वो चालाकी थी जिससे अमीरों को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाता था। और हाँ, ये सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रहा, इसमें भी बदलाव आते गए। जैसे गुलाम वंश के टाइम में ये पूरी तरह टेम्पररी और ट्रांसफरेबल था। खिलजियों ने इस पर बहुत सख्त कंट्रोल रखा, लेकिन तुगलकों के दौर में इसका मिसयूज शुरू हो गया, और लोदियों तक आते आते तो ये लगभग वंशानुगत यानी हेरिडिटरी ही बन गया। और बस यहीं से सेंट्रल पावर कमजोर होनी शुरू हो गई। तो ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। पर सवाल ये है कि दिल्ली में बैठा सुल्तान साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों को कैसे कंट्रोल करता था? इसका तरीका था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे साम्राज्य को बड़े बड़े प्रांत में बांटा गया था, और मजे की बात यह है कि इन प्रांतों को भी इक्ता ही कहते थे। हर प्रांत का एक गवर्नर होता था जिसे मुफ्ती या वली कहा जाता था। उसका काम था अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और रेवेन्यू कलेक्ट करके सेंटर को भेजना। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब ये है कि सल्तनत का कंट्रोल ऊपर ऊपर था। वो रोजमर्रा की जिंदगी में गांव के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। जब तक टैक्स टाइम पर पहुंच रहा है, तब तक गांव की अपनी पंचायतें, अपने लोकल कस्टम्स सब वैसे ही चलते रहते थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ सुल्तान ऐसे भी हुए जिन्होंने इस सिस्टम में बड़े रैडिकल बदलाव किए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अलाउद्दीन खिलजी। उसमें क्या किया? उसने इक्ता सिस्टम को साइड करके एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी खड़ी की और उसे कैश में सैलरी देना शुरू किया। घोड़ों पर दाग यानी ब्रांडिंग का सिस्टम शुरू किया ताकि कोई धोखा ना हो।
यहाँ तक कि मार्केट में चीज़ों के दाम भी फिक्स कर दिए। ये सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की इंतहा थी। तो ये जो पूरा ब्लूप्रिंट था, कागज पर तो बड़ा शानदार लगता था, एक एफिशिएंट सेंट्रलाइज्ड स्टेट, पर इसकी असलियत क्या थी? इसकी कीमत कौन चुका रहा था? हकीकत ये थी कि किसानों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा था। दूर के प्रांतों में विद्रोह होना आम बात थी और आम आदमी के लिए इंसाफ पाना, हाँ, बेहद मुश्किल था। तो फिर इस पूरे ब्लूप्रिंट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इसे हम सफल कहेंगे या असफल? देखिए, इसकी अपनी ताकतें थीं। इसने एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई, एक मजबूत मिलिट्री खड़ी की और रेवेन्यू कलेक्शन का एक कारगर सिस्टम बनाया। पर कमजोरियां भी कम नहीं थी। सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि पूरा सिस्टम एक इंसान यानी सुल्तान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। अगर सुल्तान काबिल है तो सब ठीक, वरना सब गड़बड़। कोई मजबूत इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए। किसानों का शोषण और अमीरों के विद्रोह इसे लगातार अंदर से खोखला करते रहे। अगर हम पूरे 300 साल के सफर को एक नज़र में देखें तो एक कहानी सी दिखती है। गुलाम वंश ने इस सिस्टम की नींव डाली, खिलजियों ने इसे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया, मतलब पीक सेंट्रलाइजेशन। तुगलकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें से ज़्यादातर फेल हुए। सैयद डायनेस्टी तो बस जैसे तैसे सर्वाइव करती रही और आखिर में लोदियों के टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन इतना बढ़ गया कि ये पूरा ढांचा ही बिखर गया। तो बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि दिल्ली सल्तनत ने इतिहास में पहली बार एक पैन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर लागू हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि ये मजबूत लोग तो बना पाया पर मजबूत इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पाया, और इसीलिए जैसे जैसे शासक बदलते गए ये सिस्टम भी कमजोर पड़ता गया। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर किसी भी सिस्टम को, किसी भी हुकूमत को अपने रूलर्स से भी ज्यादा जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? मजबूत शासक या फिर मजबूत संस्थाएं? ये वो सवाल है जो तब भी उतना ही जरूरी था जितना आज है।